बोधघाट सिंचाई परियोजना 40 साल बाद फिर शुरू हुई। ये वो योजना है जो कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुई थी और कांग्रेस के राज में ही बंद हुई, लेकिन अब इसका प्रारंभिक सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसके कारण परियोजना की जद में आ रहे 56 से ज्यादा गांवों के करीब 1 लाख आदिवासी विस्थापित होंगे। अब तक सरकार ने विस्थापन की योजना का ऐलान नहीं किया है, जिसके कारण ग्रामीण विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं और विरोध का ये झंडा उठा रहे हैं 80 के दशक में केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरविंद नेताम। बोधघाट परियोजना से अपन को पूरा जो 40 गांव है, 56 गांव है, वो पूरा खेती नुकसान हो रहा है और वहाँ से लोग जाना नहीं चाहते और वैसा जमीन अभी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात अपन को बाकी जगह क्या वैसा जगह अपन नहीं मिलेगा। किसी का भी घर को अपन उजाड़ देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? तो इसीलिए अपन जमीन नहीं देंगे, भले प्राण जाए। उधर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने का बीड़ा उठाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है। खासतौर पर उनके निशाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम हैं, जिन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, बड़े नेताओं ने अपना विकास तो कर लिया, लेकिन आदिवासियों के विकास में रोड़े अटका रहे हैं। जितने बड़े बड़े नेता हैं उसी प्रकार से हमारे हर आदिवासी परिवार की संपत्ति हो जाए तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई थी। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? उसके पास जमीन है लेकिन आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत करने मजबूर है। क्यों? कि उनके खेत में पानी नहीं है। तो मैं पानी पहुंचाना चाहता हूं, और कोई तरीका तो बता दीजिए मुझे। कोई बोधघाट के बनाना है, मैं कसम तो नहीं खाई है, लेकिन मुझे ये बताएं, जो विरोध कर रहे हैं वो लोग बताएं कि इन आदिवासियों का आर्थिक स्थिति कैसे सुधार होगी। दूसरी तरफ बोधघाट के विरोध और समर्थन को लेकर कांग्रेस के ही नेताओं के आमने सामने होने पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी इस परियोजना के विरोध में नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि इस परियोजना को पूरा करना संभव नहीं होगा। इनके जो कार्यकाल है उसमें तो ये सर्वे कराने की स्थिति में नहीं है, और दूसरी तरफ जिस क्षेत्र में उसका निर्माण होना है वहाँ उनके साथ में रहे कदावर आदिवासी नेता खुल करके आमने सामने है। वहाँ के लोग भी इनके विरोध में हैं और हमारी शुभकामना है बोधघाट परियोजना को ये बनाए। बोधघाट परियोजना के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन उस परियोजना की लागत, व्यवस्थापन और उसके फायदे, उसका नुकसान, इन सब बातों को लेकर के वहाँ की जनता इसकी चिंता कर रही है। बोधघाट परियोजना से 55 बसाहट क्षेत्र और 13,783 हेक्टेयर जमीन डुबान में आएगी, लेकिन इस परियोजना के बनने से बस्तर के 359 गांवों को फायदा भी होगा। इसलिए इस परियोजना के समर्थन और विरोध में बस्तर बढ़ गया है। वैसे तो बोधघाट परियोजना के विरोध के मोर्चे में कई बड़े नेता शामिल हैं, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरविंद नेताम की सक्रियता ने कांग्रेस सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे नहीं हटना चाहते, इसलिए उनके रुख ने कांग्रेस में मतभेद को सामने ला दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बोधघाट पर महाभारत। जी हां, बोधघाट परियोजना कोई नई नहीं है। 1979 से इसकी शुरुआत हुई और कोशिश उस समय की गई थी पहली। उसके बाद 2 बार पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति भी मिली और लगा भी कि ये योजना हो जाएगी, लेकिन अब विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम इसका विरोध कर रहे हैं। अरविंद नेताम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अरविंद नेताम जी, बोधघाट परियोजना का विरोध क्या है, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, बोधघाट के बारे में विरोध का मेरा डायरेक्ट विरोध नहीं है। मैं जो प्रक्रिया है, देश का कानून है, देश का नियम है, उसके आधार पे मैं राज्य सरकार को कहता हूं कि भाई इसमें पहले विचार हो। अब जब बहुत से नियम, कानून, कायदे पे विचार करके हम ये कहते हैं भाई पिछले बार राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के हैसियत से क्यों उसको निरस्त किए? उसकी है ना फाइल को पूरी मटेरियल तो होगी, मध्य सरकार में होगी, भारत सरकार में होगी, उसको भी अध्ययन कर लेना चाहिए। अरे हमारी सरकार में हमारे नौजवान प्रधानमंत्री ने जो भी कारण होगा
आज भी इतने कानून बन गए हैं आदिवासी इलाके के लिए, उसको पालन अगर करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। यही तो मैं यही बात कह रहा हूँ भाई कि कानून को अध्ययन कर लो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर नहीं होगा तो और क्या उसका विकल्प हो सकता है। अब बड़े बांध और बड़े ये तो अब तो बहुत मुश्किल है। इस कारण से मैं चाहता हूँ कि इसमें राज्य सरकार गंभीरता से ले और थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करे। अब कानून है, ऐसे कानून है कि अब राज्य सरकार का कहना है निताम जी की बहुत फायदा होगा बस्तर को, बस्तर की तस्वीर बदल जाएगी। देखिए सिंचाई होगा तो फायदा होगा कि कौन कहता है कि सिंचाई होगा तो फायदा नहीं होगा। सवाल ये है कि बांध बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये प्रश्न है। अब मैं एक कानून के मैं आपको सामने रख रहा हूँ कि पेशा कानून, ये अभी 1996 में बना है पार्लियामेंट में। पेशा कानून ये कहता है कि आपको ग्राम सभा की सहमति लेनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी कि आप सहमत है कि नहीं है। अब वहाँ तो लाठी लेके खड़े हुए हैं। अब इसमें मैंने पिछली बार अक्टूबर में मुख्यमंत्री जी को कहा कि सबसे बड़ी परेशानी होगी आपके लिए, तो इसका कोई इलाज निकल सकता है तो उसमें सोचना चाहिए। पर ये कह रहे हैं हो जाएगा, तो हो जाए कैसे हो जाएगा। तो आपको कुछ आश्वासन मिला था? आपने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है अरविंद नेताम जी। देखिए ये आप लोगों की ये पत्रकारिता की भाषा है। मैं बहुत से मुद्दों को इंदिरा गांधी के सामने रखा, बहुत से मुद्दों को राजीव जी के सामने रखा। क्या वो मोर्चा था क्या? आप लोग अखबार में यही कुछ भी अरे उसको ट्विस्ट करके छापते हैं मोर्चा। भाई हम अपनी बात कहेंगे, आपकी मतलब बातचीत होते रहती है। अरे भाई हम अपनी तर्क अपनी बात कहेंगे। हमने एक चिट्ठी में इंदिरा गांधी को देश के आदिवासी इलाके का आपका नीति बदलवा दिया, प्रचार का लगा इंदिरा जी को, तो वो क्या वो मोर्चा था क्या? तो ये जो बात है, देखो कोई चीज हो तर्क है सबकी सुन लो, उसमें क्या दिक्कत है। आज भी मैं कहता हूँ अरे भाई राज्य सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हम तो एक नागरिक की हैसियत से अपने पुराने अनुभव के आधार पे कहते हैं। देश में जो कानून बना है उसके आधार पे कहते हैं। आप ग्राम सभा कैसे करेंगे अब आप बता दीजिए, तो जरूरी है। किसी भी सरकार को किसी भी योजना के लिए 5वीं अनुसूची इलाके में कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अब ग्राम सभा की सहमति बहुत जरूरी है। मैं तो कल भी चलिए ठीक अरविंद नेताम जी, आपने अपनी बात रखी। जी 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 बहुत लोगों को कहा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद नेताम जी, अपनी बात रखने के लिए। जी जी अरविंद जी, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूं इस मसले पर। अरविंद नेताम जी ने अपना पक्ष रखा यहाँ पर और वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे इस परियोजना का। उनका कहना है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकती और उन्होंने अपनी बातें पहले भी खुलकर रखी है। राजीव गांधी का भी नाम उन्होंने लिया कि इस मामले पर वो भी इस परियोजना को लेकर पीछे हटे थे, तो कई सारे उसके पीछे वजह थी। हमारे साथ और भी मेहमान खास हैं, ए बी मुरली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केदार कश्यप जी पूर्व मंत्री भाजपा से जुड़ चुके हैं और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा हम करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त है। अमित जी, ये आपने पूरी बातें यहाँ पर सुनी बोधघाट परियोजना को लेकर। अरविंद नेताम जी बहुत सारी आपत्तियां जता रहे थे। अमित जी जी एक मिनट अभिषेक जी, जी बताएं जी, आप अपना प्रश्न दोहरा देंगे एक बार प्लीज अभिषेक जी। अरविंद नेताम जी आपत्ति जता रहे हैं इस पर, बोधघाट परियोजना पर। आप ही के पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं। जी निश्चित तौर पे बहुत वरिष्ठ नेता हैं अरविंद नेताम जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें जल जंगल जमीन पर्यावरण और आदिवासी संरक्षण व जिम्मेदारी के साथ बस्तर की प्राकृतिक बनावट जो है, चाहे मानव शास्त्र तथ्य हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कि भली भांति हमें उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसे सहेजना भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने पुरखों की जल जंगल जमीन से वहां के लोगों ने जो एक
सपना देखा था बस्तर का विकास का, आज आप देखिए कि जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को अगर हम देखेंगे, अगर ये जो योजना आ रही है अभिषेक जी, तो लगभग जो पूरे बस्तर में एक भी बड़ी सिंचाई परियोजना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज देखेंगे कि गंगरेल डैम बनने के बाद पूरे एरिया में जिस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था हुई, रकबा बढ़ा, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये परियोजना आने के बाद जिसमें लगभग 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग अब तो कॉस्ट बढ़ने के बाद 22.653 करोड़ रुपए जब इन्वेस्ट होंगे किसी क्षेत्र में, और इससे बस्तर के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में जिले में जो सिंचाई की व्यवस्था होगी, जिससे 22,88,000 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर सिंचाई की सुविधा प्रस्तावित है। और आपको बता दूं, इसके साथ साथ 500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन, 200 मिली घट मीटर पानी औद्योगिक क्षेत्र में जाएगा, 20 घन मीटर पानी पेयजल के लिए उपयोग होगा, और इससे लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या लगभग 269 है। और इस योजना बहुत सारे फायदे हैं सिंचाई परियोजना से, आप यहाँ पर बता रहे हैं। एक और चीज पे डालना चाहता हूँ कि पूरी पर योजना पे अमित जी, आप ही के नेता अरविंद नेताम जी से अव्यवहारिक बता रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो पॉइंट रेस किया पेशा कानून उनका कहना है कि राजीव गांधी भी इसको लेकर उस समय पीछे हट गए थे, जो भी कारण रहे हो। देखिए, आज अगर हम इस पे जाएंगे, इसके इतिहास पे जाएंगे इस योजना के, तो लगभग 40 सालों पूर्व 2 योजनाएं बनी थी, जब आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले की पोलावरम और छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की बोध घाट परियोजना। लेकिन 79 में दोनों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलती है, और 1980 में नया वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू हो जाता है, और 1985 में पर्यावरण की स्वीकृति मिलती है, क्योंकि जब नया कानून, नया वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 लागू हुआ था, उसके बाद नए सिरे से पर्यावरण की परमिशंस लेनी थी। तो सारी परमिशंस लेते लेते 1985 आ जाता है अभिषेक जी, और 1985 में पर्यावरण स्वीकृति मिल जाती है। और आज स्थिति अगर आप देखेंगे तो 70% से ज्यादा पोलावरम जो डैम है उसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन अगर हम बोध घाट परियोजना प्रोजेक्ट पे देखेंगे तो इसको लेकर कोई ठोस पहल अभी तक नहीं किया जा सका है। और मैंने जैसा कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये सिर्फ बस्तर के लोगों के लिए ये योजना है। हमारा पहला ध्येय है कि सुरक्षा, विश्वास और विकास। जो मुख्यमंत्री जी जब दिसंबर में 2018 में उन्होंने चार्ज लिया, जब हमारी सरकार आई, बस्तर के लोगों के लिए ये परियोजना है। हालांकि विरोध के सुर वहां से देखिए सामने आ रहे हैं व्यवहारिक पक्ष को लेकर। ये भी मुरली जी भी हमारे साथ है। मुरली जी, आपने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अरविंद नेताम जी को भी सुना और कांग्रेस का भी पक्ष यहाँ पर सुना। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सिंचाई परियोजना से बड़ा लाभ होगा। वहां पर दिक्कतें क्या आ रही हैं वहां पर इस परियोजना को लेकर? 1979 में बात हुई थी और आज तक जहां के तहां। अभिषेक जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, ये भी बोलिए। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि ये जो बोध घाट परियोजना है ये काफ़ी विलंब से चल रही है। इसका विलंब के कई कारण हैं। एक तो पॉलिटिकल विल नहीं होना, वहाँ के जो आदिवासी है, आदिवासियों को, उनको इस परियोजना के बारे में सही वस्तुस्थिति नहीं समझा पाना, लोगों का विरोध, नेताओं का विरोध और मॉनिटरिंग, ये सारे रीजंस है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको TN सेशन के एक कमेटी ने इसको रद्द कर दिया था, क्योंकि इसमें अगर ये बोध घाट परियोजना अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जो लोग हैं, जो आदिवासी है, वो जो ट्राइबल लोग हैं, उनको वहाँ से विस्थापित करना है, उसका अभी तक तो किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ है। इतने लोगों को, प्रचंड मात्रा में जो लोग हैं, उनको वहाँ से विस्थापित करना ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जिस तरह से 45% वन भूमि जो नष्ट होगा, जहाँ पे ये डुबान एरिया में चला जाएगा इस परियोजना आने से, उससे भी बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान है। इसके जो फायदे कई गिनाते हैं कि इतने हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकते हैं, आपके क्रॉप यील्ड बढ़ेगा, इस तरह की बातें होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे लिए, अगर बस्तर एक ऐसा स्वर्ग है, यदि वहाँ पे
किसी प्रकार का आप अगर वन भूमि को नष्ट करता है तो केवल बस्तर पे ही उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा सेंट्रल इंडिया में उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को इस परियोजना को पूरी तरह से आगे बढ़ाने से पहले एक फीजिबिलिटी स्टडी की जरूरत है दोबारा, ताकि वहां पर क्या किस तरह से इस योजना को आपको एग्जीक्यूट करना है इस पर एक स्टडी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि एक कमेटी आप लोकल, जो यहाँ पे आईआईटी भिलाई आ चुका है, आईएम रायपुर है, रविशंकर यूनिवर्सिटी में है, बिलासपुर में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में बहुत रिसर्च स्कॉलर्स है जो इस पर काम कर रहा है, उनका एक टीम को बनाकर वहां पे एक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भेज दिया जाए, जिससे ये आकलन किया जा सकता है कि इससे हमको नुकसान कितना है, फायदा कितना है। यदि नुकसान ज्यादा है और हम कई हजारों करोड़ रुपए वहां पे लगा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। विकास का मतलब केवल सिंचित करना नहीं है या बिजली का पैदा करना नहीं है। जो लोग हैं वहां बस्तर में, जो लोग हैं, बस्तर का जो बायोडाइवर्सिटी है, बस्तर जो क्षेत्र है और आदिवासी है, उनका समूल विकास की बात होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रयासरत करनी चाहिए। जी जी, हमारे साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी भी जुड़ गए हैं। केदार कश्यप जी, बोधघाट परियोजना 1979 से अब तक हालात जस के तस हैं। कांग्रेस सरकार एक बार फिर से इसे लाना चाहती है। विरोध के स्वर बस्तर में भी उठ रहे हैं। बस्तर में भी अलग अलग विचारधारा है इस बात को लेकर। आप भी बस्तर वासी हैं, आप इस परियोजना को लेकर क्या सोचते हैं, क्या स्टैंड है आप लोग का? देखिए, जिस तरीके से वहाँ पर आज से 40 साल पहले का जो प्रारूप था वो क्या था, क्योंकि ये विद्युत परियोजना के नाम से 40 साल पहले की स्वीकृति थी, आज उसको सिंचाई परियोजना के नाम से रिलॉन्च किया जा रहा है। तब क्या सर्वे था, किस तरीके से लोगों को पुनर्स्थापन करने की प्रक्रिया थी। वर्तमान में बहुत सारा परिदृश्य चेंज हो चुका है और जैसा कि मैं अध्ययन कर रहा था तो उसमें लगभग 1,51,000 हेक्टेयर में लगभग सिंचित होने का वो उन्होंने बताया है। लेकिन उतनी ज़मीन आज के डेट पे उस क्षेत्र में है क्या जी, और यदि है तो उसके लिए राज्य सरकार के पास में वर्तमान में क्या प्रावधान है, किस तरीके से वो हमारे लोगों को पुनर्स्थापन का पैकेज दे रही है, किस तरीके से उनके साथ चर्चा। पहली बात तो राज्य सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि ये विद्युत परियोजना है कि ये जल सिंचाई परियोजना है, क्योंकि ये लगातार केवल बयानबाजी हो रही है, लेकिन यहाँ पर आकर के ना कोई फॉरेस्ट के मंत्री हैं, ना उद्योग मंत्री हैं, ना हमारे क्या कहते हैं यहाँ के सिंचाई मंत्री हैं, कोई भी मंत्री आकर के यहाँ पर इस बात की कोई देखने वाला नहीं है और इस बात की कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। केवल हवा में बातें हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ के लोगों के साथ में बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, तब जाकर के यदि आपसी सामंजस्य बैठता है तब जाकर के उस परियोजना को स्वीकृति मिल सकती है। अन्यथा पूरे देश में कहीं पर भी इतनी बड़ी बड़ी परियोजना यदि बात करते हैं, लेकिन उस परियोजना के माध्यम से कितने लोगों को लाभ होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। इसमें हमारे लोगों को किस तरीके से लाभान्वित किया जाएगा, उनके लिए क्या पुनर्वास नीति है, इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए और सरकार को पूरी वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री का कहना है कि सिंचाई का एक बड़ा लाभ मिलेगा बस्तर में इस परियोजना से, और विरोध करने वाले बताएं कि और कोई ऑप्शन है सिंचाई का तो वो भी बताएं। देखिए, सिंचाई परियोजना बहुत बड़ी बड़ी परियोजना हमारे पूरे प्रदेश में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जितनी भी परियोजना है, जितने के कहते हैं उसको आकलन करके बनाया गया था, उसके आधार पर क्या उस सारी परियोजना में सिंचाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी उनको आकलन कर लेना चाहिए। क्योंकि परियोजना केवल हमारा उद्देश्य डैम बनाने का नहीं है, लोगों को राहत देने का कार्य भी है, उस सिंचाई सुविधा का लाभ भी पहुँचे, पुनर्वास की स्थिति अच्छे तरीके से हो, लोगों को आवास भी प्राप्त हो सके। अन्यथा लोग अपने इस भय के कारण से जो होता है, उस परिस्थिति में हमारे जो समाज के लोगों का पूरा वंश खत्म हो जाता है। क्योंकि एकाएक पैसा आ जाता है तो उसके बाद जिस तरीके से लोग भ्रमित हो जाते हैं और कई तरह के लोग आकर के उनको भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि
कैसे सिंचाई की सुविधा बढ़े इस पर राज्य सरकार प्रयास करे, लेकिन वहाँ के लोगों को पुनर्स्थापन करने की दृष्टि से या फिर उनको विस्थापित करने की दृष्टि से पहले प्लान करें। अभी वर्तमान में सर्वे करा ले, वो यदि 1980 के सर्वे को लेकर के आज भी करेंगे, डीपीआर बनाने में इनको इतना समय लग जाएगा। 1980 के सर्वे के आधार पर अभी बात ना हो, वर्तमान स्थिति में क्या है वहाँ पर और किस तरीके से वहाँ के लोगों को लाभ मिल सकता है, इस पर उसकी चिंता होनी चाहिए। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। अमित जी, सिंचाई परियोजना तो आनी चाहिए, लेकिन पुनर्स्थापन और सर्वे एक बार फिर से हो जाए, पुराने सर्वे के आधार पर सब कुछ ना हो, वो पहले क्लियर हो जाए, केदार कश्यप जी का कहना है। देखिए, बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं केदार भैया, और मैं मुरली भैया की बातों से सहमत हूँ कि बिल्कुल हमारे लिए बस्तर का आदिवासी, उसकी जंगल और जमीन का महत्व हम बखूबी समझते हैं। और मैं केदार भैया की बातों का जवाब दे देता हूँ कि राज्य सरकार पहले परियोजना से प्रभावित रहवासियों का पुनर्वास करेगी, उसके बाद ही योजना पर कार्य करेगी। अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि ये विद्युत परियोजना है, कि मैं आपको बता दूं कि ये बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना में जो आपने कहा कि पूरा एक डीपीआर बना लेना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार 40 वर्षों से जो बना था, उसके बाद इसे नए सिरे से फिर से बनाया गया। और बोधघाट परियोजना से हमारा ये मानना है कि बस्तर में सुख समृद्धि आएगी और बस्तर खुशहाली की ओर जाएगा। और निश्चित तौर पे ये पूरी सिंचाई जो योजना आ रही है, उससे 100% बस्तर के रहवासियों को फायदा होगा। और इस योजना में अभिषेक जी 5704 हेक्टेयर वन भूमि है। पूरा डीपीआर बनने के बाद मैं आपको बिल्कुल डाटा सहित बता रहा हूँ, 5010 हेक्टेयर निजी भूमि है और 306 हेक्टेयर शासकीय भूमि है। 42 गांवों में लगभग 2448 परिवारों का इससे प्रभावित होंगे। और 2014 में 5704 हेक्टेयर वन भूमि पर डाइवर्सन की सैद्धांतिक सहमति MOES द्वारा प्रदान की जा चुकी है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार भी मिलेगा, और इस योजना से जो लाभ होने वाला है, एक अनुमानित जो डीपीआर बना है उसके अनुसार उनको रोजगार के रूप में पशुपालन, मछली पालन, पर्यटन, परिवहन इत्यादि में बेहतर रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ा जाएगा। और क्योंकि इस अंचल से कृषि को 4269.7 करोड़ की आय अनुमानित है। और आपको बता दूं कि विभिन्न तरीके से आय, जैसे मछली पालन, औद्योगिक जल प्रदाय, पेयजल, पर्यटन और नौका विहार आदि से आपको बता दूं 6223 करोड़ रुपए की आय होने की अनुमानित वो है। और मैंने जैसा कहा कि केदार जी, बहुत सारे फायदे होंगे, अमित जी बता रहे हैं, डीपीआर बना हुआ है। केदार जी देखिए, अभी डीपीआर बना हुआ नहीं है, ये पुराने सर्वे के उस पर बातें हो रही हैं। और जो वास्तविक स्थिति है, क्योंकि यदि उन्होंने बनाया हुआ है नक्शा में, तो ये केवल नक्शा देख करके, क्योंकि वहाँ की वास्तविक स्थिति कितने हमारे फॉरेस्ट लैंड कितना वहाँ पर प्रभावित होगा, कितने वहाँ पर क्या कहते हैं घर प्रभावित होंगे, कितने गांव डुबान में आएंगे, कितना एकड़ सिंचित होगा। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि 1,51,000 से ऊपर हेक्टेयर उसमें सिंचित होगा, मतलब लगभग 3-3.5 लाख हेक्टेयर में सिंचित होगा, अलग अलग उसमें रबी में, खरीफ में। लेकिन वास्तव में क्या उसमें, क्योंकि ये जो डैम बनना है, ये डैम अपने क्या कहते हैं बारसूर के ऊपर बनेगा, और बारसूर और इसमें जो वो है ये बस्तर में है, और डाउन उसमें क्या कहते हैं अपने दंतेवाड़ा और बीजापुर है। तो वहाँ पर क्या उतनी ज़मीनें हैं, कितनी ज़मीनों को उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, और आज के डेट पर क्या उसमें सिंचाई करने की संभावना है। ठीक, हम भी चाहते हो, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि, सरकार का कोई भी यदि जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, वो जा कर के वहाँ पर हमारे कहते हैं वनवासी भाइयों के साथ में, आदिवासी भाइयों के साथ में चर्चा करनी चाहिए। कागज़ में देखने में बहुत सारी चीज़ अच्छा लगता है, वास्तविक धरातल में आते आते बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर स्थापित होती है। हमने बहुत सारे ऐसे परियोजनाओं को देखा है जिसमें बहुत अच्छे उसमें बातें लिखी होती है, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंट होता है तो इम्प्लीमेंट के बाद हमारे संक्षेप में आपसे चाहूंगा, समय मेरे पास कम है, ये परियोजना को लेकर अगर सबसे बड़ा जो डाउट जो अब तक समझ में आ रहा है, एक बार फिर से सर्वे हो, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पुनर्वास से लेकर तमाम चीजें, जैसा केदार जी भी कह रहे हैं और नेताम जी भी कह रहे थे, और सरकार की भी मंशा है। अभिषेक जी, मुख्यमंत्री का जो कमिटमेंट है बस्तर का विकास का, बोधघाट परियोजना के पीछे उनका ये मंशा है कि बस्तर का विकास हो। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई परियोजना है या
और कोई स्कीम है तो आप बताइए, हम उस पर भी काम करेंगे। उनका ओपन माइंड है, तो इस पर किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है या किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अभी जो जिस तरह से अरविंद नेताम जी ने या केदार कश्यप जी ने बात उठाया है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी अपनी बात रखेंगे ही, और साथ में उनकी बात मानते हुए शायद कोई फिजिबिलिटी स्टडी दोबारा करवाए, एक सर्वे करवाए, जिससे बस्तर के लिए जो बेहतर होगा वो करने की मंशा वो रखते ही है। और हमें उनकी मंशा पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि मुखिया ने कहा है कि बस्तर का विकास हो, तो उनका पूरा प्रयास बस्तर का विकास है। सबका यहाँ पर जितने मेहमान बैठे हैं सबका भी यही सोचना है कि बस्तर का विकास अहम है, तरीका क्या है उस पर बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बस्तर के लिए बड़ी अहम ये परियोजना है बोधघाट। माना जा रहा है इस परियोजना के बाद से बस्तर के पूरे तस्वीर बदलने में सहायता मिलेगी। सिंचाई का एक बड़ा क्षेत्र वहां पर उसे मिलेगा। तरीकों पर बात हो सकती है। विरोध के जो स्वर उठे हैं वो व्यवहारिकता पर और कुछ पक्ष पर दिक्कतें कर सकते हैं या सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि तरीका क्या हो, किस तरीके से नए सर्वे हो, लोगों को किस प्रकार पुनर्स्थापन किया जाएगा, तमाम चीज़ों पर डिटेल से बात हो जाए तो ये परियोजना का रास्ता यहाँ पर खुल सकता है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।